हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज की सारी वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग का सीजन 3 एपिसोड 12 को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल में व्यूज काफी ज्यादा डाउन जा रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके छोटे सपोर्ट से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, जिसका भी इस वीडियो पे सबसे पहले कमेंट आया उसको शाउट आउट मिलेगा। तो हमारे इस वीडियो का शाउट आउट जाता है प्रतीक भाई को। लव यू मेरे भाई, आपका चैनल पे कमेंट करने के लिए। और अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो आप भी सबसे पहले कमेंट करो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। जिन्हों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जिन्हों जब देखता है तो वो हवांग डोंगसू को बहुत बुरी तरह मारता है। जिन्हों ऑलमोस्ट हवांग डोंगसू को खत्म कर ही देता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस आंद्रे आ जाता है, जो कि डोंगसू को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जिन्हों इस बात को रिफ्यूज कर देता है। और जिन्हों थॉमस आंद्रे को मिडिल फिंगर दिखा के उसके सारे गिल्ड वालों के सामने बहुत बुरी तरह बेइज्जती कर देता है, जिससे कि थॉमस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन फाइट के बीच में जब जिन्हों थॉमस आंद्रे का कुत्ता भरने लगता है तो थॉमस अपनी एक सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी पर एक आर्मर आ जाता है। लेकिन इसी बीच जिन्हों को पता चलता है कि थॉमस आंद्रे उन 5 लोगों में से है जिनके पास रूलर्स की पावर है। लेकिन जिन्हों कहाँ रोकने वाला। जिन्हों ने थॉमस आंद्रे को बहुत बुरी तरह मारा। हीलर ने कहा कि अगर थॉमस आंद्रे की जगह कोई और हंटर होता तो वो 10 बार से ज्यादा मर चुका होता। जिन्हों ने यहाँ पर डोंगसू की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है। मीडिया को इस बात की खबर लगते ही जिन्हों की स्पॉटलाइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब जिन्हों इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस वाली मीटिंग जहाँ शुरू होने वाली है वहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अभी जितने भी हंटर्स आए होते हैं वो सभी जिन्हों को देख रहे होते हैं और उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। क्या ये वही एशियन हंटर है जिसने की थॉमस आंद्रे को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था और इसने जापान के एस रैंक गेट को अकेले ही क्लियर कर दिया था। ये सोचना, जो थॉमस आंद्रे पूरी दुनिया पर रूल करता था बिल्कुल एक किंग की तरह, उसको इस एशियन हंटर ने हरा दिया। ये बात पे भरोसा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद हम देखते हैं जिन्हों यहाँ पर अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और अब फाइनली इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस शुरू करी जाती है। ये बुढ़ा आदमी कहता है, हेलो मेरा नाम डॉक्टर बेल्दर है। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि आप लोग इस बात से अवेयर होंगे। कुछ समय से गेट्स के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट आने लगे हैं, लेकिन आप में से काफी सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे, जिस बात का हम लोगों ने पता लगाया है। काफी समय से एटमोस्फेयर में जो माना है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ने लगी है, या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि ये किसी अलग तरीका का माना है। जब तक हम लोग इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते तब तक आप लोग इसे मैजिक स्फीयर कह के बुला सकते हैं। इसके बाद में पूरे वर्ल्ड में आपको दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें काफी सारी कंट्रीज के एरियाज में एक रेड डॉट जैसी चीज को दिखाया जा रहा है। डॉक्टर बेल्दर कहते हैं, क्या आप जानते हो ये सारे मैजिक स्फीयर काफी सारी कंट्रीज में दिखने लगे हैं। जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया है ये टोटल 9 है। और एक बार आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा मैजिक स्फीयर को डिटेक्ट किया है। साउथ कोरिया सियोल, यहाँ से हमें सबसे ज्यादा मैजिक स्फीयर डिटेक्ट हुआ है। और एक बार मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, ये लोग जिस चीज को मैजिक स्फीयर कह रहे हैं, वो जो कंट्रीज के अंदर ये खुले हुए रेड डॉट्स हैं, ये इन्हें कह रहे हैं। ये असल में गेट्स हैं। साउथ कोरिया का नाम सुनते ही ये सभी हंटर्स जिन्हों की तरफ देखने लगते हैं। डॉक्टर बेल्दर कहते हैं, आप सभी को मिस्टर संग को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये मैजिक स्फीयर को कंट्रोल कर सकते ये बियॉन्ड ऑफ हंटर एबिलिटीज होते। और यहाँ पर डॉक्टर बेल्दर ने काफी अच्छा पॉइंट दिया। और जिन्हों यहाँ पर सोचने लगता है टोटल 9 जगहों पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन जगहों का और मोनार्क्स का इससे कुछ कनेक्शन हो सकता है। इसके बाद हम डॉक्टर बेल्दर पे आते जो कहते हैं, अभी हमारे पास ऐसा कोई भी फिनोमिना नहीं है जिससे कि हम इस चीज से डील कर सके, क्योंकि अभी जो इससे मुसीबतें आने वाली हैं वो काफी ज्यादा अननोन है। लेकिन हम इस सिचुएशन को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, क्योंकि जल्दी दुनिया काफी ज्यादा बदलावों का सामना करेगी। इसके बाद हम मिस्टर ब्रेनन को देखते हैं, जो कहते हैं, डॉक्टर बेल्दर क्या आपकी ये प्रेजेंटेशन खत्म हो गई? तो ठीक है, अब मैं यहाँ से संभालूंगा। ब्रेनन यहाँ पर स्टेज पे आ जाते हैं और कहते हैं, मेरे पास आप सभी हंटर्स के लिए जो की आज यहाँ पर जमा हुए हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है। मेरे दिल से मुझे बोलते हुए काफी ज्यादा दुख हो रहा है। 2 हफ्तों पहले क्रिस्टोफर रेड का मर्डर हो गया, एक ऐसे ग्रुप के द्वारा जिसका कि हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। यहाँ पर अभी सभी हंटर्स के बीच में बात होने लगती है। क्रिस्टोफर रेड एक नेशनल लेवल का हंटर था, तो आखिर उसको कौन मार सकता है? अगर तुम लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले जिन्हों ने थॉमस आंद्रे को कुत्ता भर दिया था, सभी लोग अभी जिन्हों को देख रहे होते और कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन पहले जिससे थॉमस आंद्रे को मारा था उसी ने क्रिस्टोफर रेड का मर्डर किया हो। लेकिन अपना लौंडा काफी ज्यादा कूल है, उसको किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। इसे मिस्टर ब्रेनन कहते हैं, प्लीज आप लोग मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए। किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले हमारा ऐसा मानना है कि कोई है जिसके ऊपर हमें शक है, जो इस पूरे इंसिडेंट के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हमें जिन्हों के डैड की फोटो दिखाई जाती है। ये हंटर यहाँ पे सोच रहा होता है, इस एशियन मैन का फेस एग्जैक्टली इस रूम में कोई बैठा है उससे मिलता जुलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन्हों यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है और इन दोनों की फट के हाथ में जाती है। कहता है, प्लीज पीछे मत मुड़ना, वो बस एक जैसे दिखते हैं और कोई भी बात नहीं है। वैसे भी हम लोग एशियन फेस को देख के कुछ भी नहीं बता सकते। इसके बाद हम जिन्हों पे आते हैं, जो की कहता है, आखिर मेरे फादर ही क्यों डंजन्स रूलर्स के रियल्म है। मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर रूलर्स ने ऐसे बीस्ट को क्यों भेजा जो कि मेरे फादर जैसा दिखता हो। क्या कामिश ने जो मुझे बताया था, क्या इससे उस चीज का कोई वास्ता है? इन लोगों ने जिन्हों के फादर को सस्पेक्ट एस नाम दिया है। मिस्टर ब्रेनन बताते हैं, सस्पेक्ट एस को अमेरिका की धरती में स्पॉन हुए गेट के अंदर देखा गया था और वो ऐसा पहला बीस्ट था जो कि ह्यूमंस की लैंग्वेज को बोल सकता था, लेकिन वो कोरियन लैंग्वेज बोलता था। तो हमने एक एस रैंक हंटर हवांग डोंगसू से इंटेरोगेट उसके हाथों में सौंप दिया, लेकिन जब इंटेरोगेट चल रही थी तो उसने हवांग डोंगसू को नॉकड आउट कर दिया और वहां से भाग गया।
गया और जब हमने ब्यूरो के हेडक्वार्टर को देखा तो वो आग में जल रहा था। सस्पेक्ट एस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक एस रैंक हंटर हवांग डोंगसू को मार सके, जो कि एक काफी ज्यादा वैल्यूएबल मेंबर है स्कैवेंजर गिल्ड का। और हमें ऐसा लगता है कि इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं और भी गेट से काफी ज्यादा पावरफुल ह्यूमनॉइड बीस्ट दूसरी डंजन से भाग चुके हैं और ये सब क्रिस्टोफर रेड के खत्म होने से पहले हुआ था। तो फेडरल ब्यूरो एक कंक्लूजन पर आकर पहुंचे हैं। इसके बाद हमें जिन्वो के डैड की एक और इमेज को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद जिन्वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कुछ कह रहे हैं, कोरिया में कदम मत रखना, मैं ये अपने बेटे की भलाई की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। और जिन्वो का ब्लैक हार्ट अभी काफी ज्यादा जोर से धड़कने लगता है। जिन्वो ग्रीड से पूछता है, ग्रीड कहता है आपने जो भी सोचा है माय किंग वो पूरी तरीके से सही है। जिन्वो समझ जाता है कि ये उसी का बाप है। मिस्टर ब्रेनन यहाँ पर कह रहे होते हैं, दुनिया में जितने भी गिल्ड्स हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि सस्पेक्ट को पकड़ने में हमारी मदद करे, और अगर आपको ये मैन कहीं भी दिखता है तो प्लीज आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन तभी एक हंटर कहता है, क्या इस बात को कोई सबूत है कि ये सस्पेक्ट एक ह्यूमन नहीं है? मिस्टर ब्रेनन कहते हैं, जो इसके मानव की वेवलेंथ है वो एक बीस्ट की तरह है, क्या तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन है? लेकिन तभी एक हंटर और पूछता है, जो सस्पेक्ट है उसने क्लेम किया है कि वो ह्यूमन था जो कि काफी समय पहले डंजन के अंदर खो गया था, तो क्या इस बात का उसके पास कोई प्रूफ है कि वो एक रियल पर्सन है? मिस्टर ब्रेनन कहते हैं, हाँ वो एक रियल पर्सन था, क्या तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन है? लेकिन तभी वो हंटर कहता है, तो आखिर तुमने उसकी आइडेंटिटी को रिवील क्यों नहीं किया? अब मिस्टर ब्रेनन यहाँ पर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं, उस सस्पेक्ट का कनेक्शन इस रूम में बैठे हुए एक हंटर से है जो कि आज यहाँ पर आया है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इस इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं जाने देंगे। क्या अब आपके पास कोई और क्वेश्चन है? लेकिन तभी एक हंटर हाथ उठा के कहता है, अगर उस हंटर की आइडेंटिटी हमें मिल जाए तो ये रिसर्च में काफी ज्यादा मदद करेगी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और ये और कोई नहीं, लिव ज़ेगैंग होता है। क्या आप इस बात से एग्री नहीं करेंगे मिस्टर ब्रेनन? चलो मैं तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जो बीस्ट है क्या उसका रिलेशन संग जिन्वो के साथ है? ब्रेनन यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देते और वो पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं। इसके बाद ब्रेनन कहते हैं, वेल मिस्टर लुई, लगता है कि आपने मेरे लिए कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है। जब वो इंटरोगेशन हो रहा था तो सस्पेक्ट एस ने हमें ये बताया कि वो मिस्टर संग जिन्वो के फादर हैं, तो हम उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेसिक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिन्वो के बारे में यहाँ पर ये सारे हंटर्स काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी लिऊ बोलता है, मिस्टर संग आखिर तुम क्या करोगे अगर सस्पेक्ट एस तुम्हारे मिसिंग फादर निकले और हंटर्स ढूंढकर खत्म करने के पीछे पड़ जाएं? जिन्वो काफी कोल्ड आवाज में कहता है, बीस्ट को मारना हंटर्स के लिए काफी ज्यादा नेचुरल है, तो अगर सस्पेक्ट एस एक बीस्ट हुआ तो मैं उसको पर्सनली मार दूंगा, और अगर वो कोई बीस्ट ना होकर मेरे फादर हुए तो मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मुझे इस दुनिया के हंटर्स के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है। व्हाइट कहता है, क्या तुम उस समय पे सीरियस थे? जिन्वो कहता है, हाँ। व्हाइट थोड़ा घबराते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये 500 टॉप रैंकिंग हंटर्स के सामने, जो कि 120 कंट्री से आए थे, उनके सामने ये बोला। ऐसा करने की हिम्मत सिर्फ एक ही हंटर के अंदर है। जिन्वो कहता है, आखिर वो कौन है? मिस्टर व्हाइट कहते हैं, जो कि अभी हॉस्पिटल में है। जिन्वो सोचने लगता है, अच्छा तो थॉमस आंद्रे की बात हो रही है। इसके बाद मिस्टर व्हाइट कहते हैं, मिस्टर संग यहाँ पर एक बैंकेट होने वाला है, अगर तुम्हें नहीं पता बैंकेट क्या होता है तो एक जश्न मान लो जहाँ पे सारे लोग बैठ के खाना खाते हैं। फेडरल ब्यूरो ने सभी हंटर्स को जमा करने में काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है, तो डिनर तो बनता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियो आ जाता है। सभी हंटर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लियो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है, जिन्वो को कुछ भी समझ नहीं आता। मिस्टर व्हाइट कहते हैं, ये कह रहा है कि इसने उस जायंट बीस्ट को हराया था जो कि तुमसे बचकर भाग गया था। जिन्वो कहता है, तुम चाइनीज भी बोल सकते हो? मिस्टर व्हाइट कहते हैं, वेल मैं एशियन रीजन का इंचार्ज हूँ, तो मैं काफी सारे एशियन लैंग्वेज को बोल सकता हूँ। जिन्वो कहता है, तो ठीक है, तुम मेरे लिए इसको ट्रांसलेट करते रहो। लियो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है। मिस्टर व्हाइट यहाँ पर जिन्वो को ट्रांसलेट करके बताते हैं। मिस्टर लियो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि जायंट जो था वो काफी ज्यादा ताकतवर था और इस जायंट से पानी के अंदर फाइट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। ये तुमसे मिलने के लिए तब से बेताब है, वो इस बात को लेकर क्यूरियस है। वो तुम जैसे हंटर्स के बारे में और भी जानना चाहता है, जो कि इतने ज्यादा ताकतवर जायंट्स को काफी इजीली मार सके। इसके बाद लियो जिन्वो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुमने थॉमस को उसकी सही औकात दिखा दी, उसकी मनमानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। जिन्वो यह सोचने लगता है, जब मैं इससे पहली बार मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई ग्लम्सी गाय है, लेकिन लगता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है। और ये दोनों अभी यहाँ पर हैंडशेक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी लियो हंसते हुए कुछ बोलता है, जिसे सुनने के बाद मिस्टर व्हाइट भी थोड़ा हैरान हो जाता है। मिस्टर व्हाइट कहते हैं, ये कह रहा है कि आशा करेगा कि जो सस्पेक्ट है वो तुम्हारे फादर ना हो। इसके बाद लिव ज़ेगैंग यहाँ से चला जाता है। तो यार आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ तो सोलो लेवलिंग के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और जेजेके का सीजन 3 भी आने वाला है, तो क्या तुम्हें उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे कमेंट में बता देना।